एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। अस्थमा जो है एक तरीके से लंग डिजीज होती है या लंग्स में होने वाले अफेक्शंस होते हैं। तो और अस्थमा के बारे में हम जानेंगे, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो कि काफी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन हैं, जो कि अस्थमा के मरीज को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने में या उनके प्रॉब्लम को मैनेज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो इस वीडियो को समझने के लिए एंड तक आपको ये वीडियो को जरूर देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है। और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। What is the asthma? Asthma is the inflammatory disease of the airways of the lungs. जो हमारे लंग्स होते हैं, जो उसके एयरवेज होते हैं, जैसे हमारे लंग से होकर जो ब्रोंकस निकलते हैं, वहां पर अगर किसी तरीके की इन्फ्लेमेशन हो जाता है या वो जो वायुमार्ग होता है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो फिर आपको अस्थमा हो जाता है। और इसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है और ऐसे जो रोजमर्रा के जो आपके काम होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं। कभी कभी ऐसे काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है या फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अस्थमा को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके नॉर्मल क्या होता है, उसके नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं उसको जानना जरूरी होता है कि आखिर लंग्स किस तरह से वर्क करता है। तो जब भी हम कभी सांस लेते हैं तो हम जो सांस ले रहे हैं, जो एयर है वो हमारी नाक के थ्रू या हमारे माउथ यानी मुंह के द्वारा हमारे अंदर जाता है ब्रोंकस से होते हुए, जो कि हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। और उसी सांस के साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, जो कि हमारे जो ब्रोंकस होता है, जो एयरवेज होते हैं उसकी परत से बहुत छोटी छोटी ऐसी वायु मार्ग जो है फेफड़ों से निकलते हैं, तो वो हमारी जो भी ऑक्सीजन होती है उसको ब्लड में पूरी तरह से सप्लाई कर देते हैं। तो ये नॉर्मल फंक्शन होता है। लेकिन जब कभी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती है एयरवेज में तो फिर वहां की जो परत होती है, जो एयरवेज की जो लेयर्स होती है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आसपास की जो भी उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें सिकुड़न आ जाती है, जिसकी वजह से ठीक तरीके से जो है ऑक्सीजन जो है वो आपकी पूरी बॉडी में नहीं जा पाता है, इवन लंग्स तक भी नहीं जा पाता है। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंजेशन महसूस होता है, आपको चेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा जकड़न जैसी महसूस होती है, आप सांस लेने में आपको डिफिकल्टी होती है। अगर बात करें लक्षणों की कि क्या लक्षण होंगे, क्या सिम्टम होंगे जब कभी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है, तो सबसे पहले जो अस्थमा का जो मुख्य जो सिम्टम होता है वो होता है घरघराहट सा आपको सुनाई देना। मतलब आपके चेस्ट एरिया में जब भी कभी आप सांस लेते हैं तो घरघराहट सी महसूस होती है। और ये इसलिए होता है कि आपके जो एयरवेज होती है वहां पर बलगम या म्यूकस जो है काफी ज्यादा जम जाता है, उसकी वजह से ये साउंड निकलता है, कर्कश साउंड निकलता है, सीटी बजने जैसी आवाज। जब भी कोई सांस लेता है या छोड़ता है तो उनको सीटी बजने जैसी आवाज का महसूस होता है। तो ये मुख्य लक्षण होता है। इसके साथ ही साथ आपको कफिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, खांसी हो सकती है, वो आधी रात में हो सकती है, सोते समय हो सकती है, जब कभी आप हंस रहे हैं या कभी किसी से बात कर रहे हैं उस दौरान आपको खांसी जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपको सीने में जकड़न होती है, क्योंकि आप ठीक तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं तो आपको सीने में जकड़न जैसी भी चीजें महसूस होती हैं। इसके बाद ही जो अस्थमा होता है उसका मेन सिम्टम जो ये होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बात करने में कठिनाई होती है। और क्योंकि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं ठीक तरीके से तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा आपको थकान महसूस होती है, क्योंकि सांस लेने के लिए आपको काफी ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, सांस जो है आप तेजी से लेने की कोशिश करते हैं, बार बार आपको संक्रमण होता है और साथ ही साथ नींद न आना जैसी समस्याएं इन अस्थमा के लक्षणों में आपको देखने को मिल जाती है। और आपको किस प्रकार का अस्थमा हुआ है वो आपके लक्षणों के आधार पर डिसाइड किया जाता है। कभी कभी पेशेंट को दिन भर सिम्टम्स बने रहते हैं और कभी कभी पेशेंट को जो है सिम्टम्स हमेशा नहीं रहते, लेकिन अचानक से कभी ट्रिगर होता है तो अचानक से उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इसी वजह से उन्हें इनहेलर साथ में रखना होता है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट करा के चलना होता है। अस्थमा में हम कब ऐसा बोलेंगे कि आपकी जो है कंडीशन ऐसी कि आपको जल्दी से जल्दी मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होगी, तो जब आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा गंभीर सांस लेने में कठिनाई होने की कंडीशन में, बहुत जब आप हवा के लिए हांफने लगते हैं, आप
इस तरीके से अगर आवाजें करने लगते हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपके आसपास की कोई पेशेंट जो ठीक तरीके से सांस नहीं ले पा रहा है, बहुत ज्यादा उलझन है और होठों का रंग बदल चुका है, पीलापन आ चुका है, नाखून का रंग बदल चुका है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप ठीक तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं। सिर चकनाना, चलने में कठिनाई होना या बात करने में कठिनाई होना, होठों का रंग पीले से नीले की तरफ बदलना, तो अगर इस तरीके के लक्षण है तो आपको तुरंत जांच करवानी है, तुरंत आपको डॉक्टर के पास में जाना है। अब हम बात करेंगे कि कारण क्या होंगे, क्या ट्रिगर करेगा जब आपको अस्थमा के जो अटैक है वो आ सकते हैं या होते हैं। अगर कारणों की बात करें तो कोई भी एक सिंगल कॉज अभी तक नोन नहीं है, अभी तक उसको आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन कभी कभी जैसे कि जेनेटिक जो है वो कारण हो सकता है कि अगर आपके सिबलिंग्स हो या आपके पेरेंट्स में कहीं पर आपको अगर इस तरीके की कंडीशन है जहां पे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो फिर वो बच्चों में भी हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ द वायरल इन्फेक्शन, अगर बच्चों को अर्ली एज में बहुत ज्यादा कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होते आए हैं तो उसकी वजह से भी आगे जाके उनको अस्थमा जो है वो इजीली हो सकता है। इसके साथ ही साथ हाइजीन हाइपोथेसिस भी एक ऐसा माना जाता है या ऐसे एक हाइपोथेसिस है या कल्पना है, कुछ थ्योरी ऐसा एक्सप्लेन करती है कि अगर अर्ली एज में बच्चों को किसी इन्फेक्शन से या कोई बैक्टीरिया या वायरस से एक्सपोज नहीं हो पाते हैं और तो उनका क्या है, इम्यून सिस्टम जो है वो लो रह जाता है, वो प्रतिरक्षा प्रणाली उनकी डेवलप नहीं हो पाती। ये एक तरीके की हाइपोथेसिस है, कल्पना है, जो कि उसके पीछे कितनी सच्चाई है उसका कोई कारण नहीं है। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं कि आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है, जैसे हेल्थ कंडीशंस में, जैसे कि अगर कभी आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है तो हो सकता है, एक्सरसाइज करने पर आपको ट्रिगर हो सकता है, एनवायरमेंटल इरिटेंट्स हो या एलर्जेंस हो, पेस्ट्स हो, उसमें आपको हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा इंस्टेंस इमोशंस में भी आपको ट्रिगर हो सकता है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या चेंजेस जब होते हैं तब भी आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है। कुछ सर्टेन मेडिकेशंस होती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जैसे कि एस्पिरिन, इसकी वजह से भी आपको अस्थमा का अटैक जो है वो ट्रिगर हो सकता है। अस्थमा कई तरीके का होता है, कई टाइप्स होते हैं, जैसे लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसको हम कभी सेपरेट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे अस्थमा के टाइप में जैसे एक एलर्जिक अस्थमा आ जाता है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा आ जाता है, नॉन एलर्जिक अस्थमा आ जाता है। इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, ब्रोंकोस कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसमें आप एक्सरसाइज के दौरान आपका जो है ब्रोंकस जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तब आपको ये अस्थमा क्रिएट हो सकता है। एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा हो सकता है, किसी मेडिकेशन पर्टिकुलर मेडिकेशन से आपका जो है अस्थमा जो है वो ट्रिगर हो सकता है। नॉक्टर्नल अस्थमा हो सकता है, कफ वेरिएंट अस्थमा हो सकता है। तो इस तरीके के कई सारे टाइप्स होते हैं जिसके मैं डिटेल में नहीं गई हूं, तो इस तरीके से टाइप्स हो सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि अस्थमा की कंडीशन में आप बच्चों को या बड़ों को किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन जो है दे सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन में सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो दी जानी चाहिए वो है सल्फर। सल्फर 30 पोटेंसी में आपको देना है। बच्चे को अगर दे रहे हैं तो 1 बूंद या 2 ग्लोब्यूल्स बच्चे को दिन में एक ही बार देना है, सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो सिर्फ सल्फर 30 को आपको एक ही बार लेना है मॉर्निंग में। और बड़े अगर ले रहे हैं 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको 2 बूंद या फिर 4 ग्लोब्यूल्स दिन में एक बार मॉर्निंग में लेना है। इसके बाद में जो हमारी अगली होम्योपैथी मेडिसिन है वो है इपीकॉक। इस मेडिसिन को भी आपको 30 पावर में लेना है, दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। बच्चे 1 बूंद ले सकते हैं और बड़े 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है एरेलिया रेसिमोसा। इसे भी आपको 30 पावर में लेना है। और अस्थमा के पेशेंट में ये मेडिसिन काफी ज्यादा उपयोगी होती है, जैसे सांस लेने में कठिनाई होना, बहुत ज्यादा वीकनेस का होना, और अगर किसी तरह से लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, फेफड़ों के बहुत सारी प्रॉब्लम में ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा उपयोगी होती है। तो 30 पावर की 2 बूंद का सेवन दिन में 3 बार करना चाहिए। बच्चों को 1 बूंद दिन में 2 बार ये मेडिसिन का जो है देना चाहिए। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 2। तो जो 2 नंबर बायो कॉम्बिनेशन है वो अस्थमा में दिए जाने वाली होम्योपैथी मेडिसिन है, जो कि कंपलसरी देनी चाहिए। अगर छोटे बच्चों को 15 साल से कम की उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें 2 टैबलेट दिन में 4 बार देनी चाहिए। और 15 साल से बड़ों के जो उम्र से जो बड़े लोग हैं उन्हें 4 टैबलेट दिन में 4 बार देनी चाहिए। और ये काफी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। साथ में कुछ कॉम्बिनेशन मैं बता रही हूँ जो कि आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। और ये मेडिसिन जो है अस्थमा के केसेस में काफी ज्यादा
उपयोगी होती है। तो सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है ब्लैटा ओरिएंटेलिस, इसे आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। सेकेंड मेडिसिन जो है वो पोथोस है। अगर आपको एलर्जिक अस्थमा है, एलर्जी से होने वाला अस्थमा है, तो ये काफी ज्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन है। और इसके बाद में जो अगली मदर टिंचर वो लेना है वो है ग्रेंडिलिया। तो ये तीनों ही मेडिसिन को मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। 30 ml की बॉटल में ला के आप इसको 10 ml की मेडिसिन को मिलाकर कॉम्बिनेशन बनाकर रख सकते हैं। और इसकी जब अगर बच्चे को 15 एज से कम के बच्चों को अगर दे रहे हैं तो 10 बूंद आपको दिन में 3 बार देनी है। और 15 साल से बड़े जो हैं वो 15 से 20 बूंद दिन में 3 बार ये ड्रॉप को या मदर टिंचर को ले सकते हैं। थोड़े से पानी में, हाफ कप ऑफ वाटर पानी में लेना है। थोड़े से गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इस मेडिसिन को आपको बच्चे को दिन में 3 बार या बड़ों को दिन में 3 बार लेना है। और ये जितनी भी मेडिसिन बताई है अस्थमा के पेशेंट को, ये सिम्टम वाइज नहीं बताई है मैंने, ये आपको अस्थमा के पेशेंट जो भी हैं उनको लेनी है। ये सारा एक अस्थमा का एक कोर्स है जो आप ले सकते हैं और इससे काफी जल्दी आपको अच्छा लगने भी लगता है। और क्योंकि अस्थमा जो है वो थोड़ा सा लंबा चलने वाली टाइम प्रॉब्लम होती है, तो इसको आपको अच्छे रिजल्ट के लिए इन मेडिसिन को लगभग 3 से 4 महीने जरूर लेना चाहिए। तो और प्रिवेंशन की बात करें तो अगर आपको किसी ट्रिगर जो पॉइंट होते हैं आपके, जैसे एलर्जी की वजह से हो रहा है तो एलर्जी से दूर रहिए। अगर एक्सरसाइज की वजह से ट्रिगर हो रहा है तो एक्सरसाइज आप कम करिए। थोड़ा सा वातावरण जब चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक चेंज होते हैं, तो वहां पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। सर्दी खांसी से अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अगर हो भी जाता है तो तुरंत मेडिकेशन करवाना चाहिए। बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होने पर आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है। खुद घर पर किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये मेडिसिन जो है आपको कंपलसरी लेनी चाहिए। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जो कि अस्थमा पे थी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।